वेलकम टू गोयल आईएएस। तो आप जानते ही हैं, हरियाणा में अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए ग्रुप सी ग्रुप डी की, तो आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा और सीईटी का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का सीईटी आ रहा है, राइट। ऐसे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं जो सिविल्स में पूछे गए थे। तो इसीलिए गोयल आईएएस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको सीईटी की तैयारी बहुत अच्छे स्तर की जाए। तो आइए आज चर्चा करेंगे हम लेक्चर 12 की, और मैं उम्मीद करता हूँ पहले के लेक्चर जो 11 लेक्चर है वो आप देख रहे हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट ये आपके पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 का जो रेंज है वो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। और सही तरीके से देखा जाए फंडामेंटल राइट्स आपके इसी भाग में आते हैं। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की बात करता है। आर्टिकल 13 बात करता है कि जो भी कानून संविधान के लागू होने से पहले के हैं उनको चेक किया जाएगा, अगर वो संविधान के अनुरूप होंगे तभी उनको आगे लाया जाएगा। और ऐसे ही हम देखेंगे जब 33, 34, 35 हम देखेंगे, 33, 34, 35, तब हमें संसद की कुछ भूमिका दिखेगी। तो आइए जरा समझते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड पार्ट, सबसे ज़्यादा चर्चाएं किसमें हुई थी, तो आपके पास आंसर होता है पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अब शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं हमें जानना होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ये एक फिलोसफिकल एंगल है इसको समझना, क्योंकि अधिकारों और मौलिक अधिकार, अधिकार और मौलिक अधिकार यानी कि राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो राइट्स होते हैं उनके पास भी एक कानूनी दर्जा होता है, वो आपको कहीं ना कहीं राज्य से और कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल से बचाते हैं, ऐसा नहीं है। राइट्स तो राइट्स होते हैं, पर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये ऐसे राइट्स होते हैं जिनको छीन पाना राज्य के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। छीन तो सकते हैं परंतु छीन पाना सबसे जटिल होता है। कोई भी अधिकार को अगर फंडामेंटल राइट्स में रखा जाएगा तो वो राज्य को काफ़ी नियंत्रित करता है। अर्थात अगर भारत का एक उदाहरण लेते हैं, भारत में 44वां संशोधन 1978 में जो किया गया था, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया 44वां संशोधन 1978 से। तो मतलब क्या है कि 1978 से पहले अगर आप देखेंगे, अगर राज्य को जमींदारी समाप्त करनी है, राज्य को जमींदारी के जो नियम है वो समाप्त करने हैं, तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें संपत्ति क्या होती थी, फंडामेंटल राइट्स होती थी। और जो व्यक्ति है फंडामेंटल राइट्स के तहत सीधे डायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को मना कर दिया है तो आपको पता है राज्य फिर कुछ नहीं कर सकता। और वही अब आप देखेगा आज ये जो संपत्ति है आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978, उसके पश्चात में क्या दिखता है, ये एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, यानी कि एक नॉर्मल राइट ये बन चुका है, या इसको लीगल राइट भी आप कह सकते हैं। अगर राज्य इस समय किसी की संपत्ति छीनता है, किसी भी जनहित में, स्वार्थ में नहीं छीन सकता, जनहित में छीनता है तो छीन सकता है। और यहां पर जो व्यक्ति है जिसकी जमीन ली जा रही है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये मात्र एक लीगल राइट रह गया है। तो आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट क्या करता है, वो राज्य को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित करता है, राज्य को तानाशाह नहीं होने देता है, राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने सुना होगा मैग्ना कार्टा का नाम। मैग्ना कार्टा ये लिखा है आपका किंग जॉन 1215 में इसे दिया गया था पहली बार, 1215 यानी कि 13वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई है, 1215। अब सोचिए इंग्लैंड की बात है ये, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड। तो वहाँ पर मैग्ना कार्टा क्या था, एक पहली बार एक लिखित दस्तावेज था जिसमें लोगों को अधिकार देने की बात की गई थी। लिखित था ये, जहाँ पर लोगों को अधिकार देने की बात की गई। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ने कहीं ना कहीं जो प्रजा होती थी उसको नागरिक बनाया है, क्योंकि प्रजा और नागरिक में क्या डिफरेंस होता है। प्रजा को जब आप अधिकार दे देते हैं तो वो नागरिक में परिवर्तित हो जाते हैं, और जहाँ आप नागरिकों को अधिकार देते हैं वहाँ पर आप राज्य की जो निरंकुश शक्ति होती है उसको कहीं ना कहीं हम नियंत्रित करते हैं। स्टेट की जो एब्सोल्यूट पावर होती है वो लिमिटेड हो जाती है अगर आप अधिकार दे रहे हैं जनता को। तो इसकी शुरुआत हमें मैग्ना कार्टा से दिखती है, पहली बार हमें दिखता है, परंतु ये एक तरह से हम कहेंगे संपूर्ण नहीं था। शुरुआत तो थी पर पूरा नहीं था, राइट। फिर हमारे समाज में कुछ हमारे फिलोसफर्स आए, जैसे मैं बात करूँ थॉमस हॉब्स की, जिनका जन्म 1588 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1679 में हुई थी। वैसे ही हमारे जॉन लॉके आए थे, जिनका जन्म 1632 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1704 में हुई थी। वैसे ही हमारे रूसो साहब आए थे, जिनका जन्म 1712 में हुआ था और मृत्यु जिनकी 1778 में हुई थी। अब मैं ये 3 नाम मैंने लिया आपको, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉके
और जीन जैकोस रूसो। इनके नाम मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहीं ना कहीं एक तानाशाही, जो तानाशाही होती है, जो एक राजा होता है जो राज्य को प्रतिनिधित्व करता है राज्य का, उस राजा के पास निरंकुश शक्ति की बात करते थे पहले, इनसे पहले यही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जो राज्य है जिसका प्रतिनिधित्व उस समय तो राजा करते थे, आजकल तो सरकारें करती हैं, तो जो राज्य है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की बात की, यानी कि अधिकारों की बात की कि कुछ अधिकार हमेशा लोगों के पास रहेंगे। तो जहां इस तरह के फिलोसफर ने ये बात करनी शुरू करी, खासकर मैं नाम लूंगा जैसे लॉके और रूसो का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो राज्य है, उस समय तो राजा होते थे, उनको एब्सोल्यूट पावर देने की बात नहीं कही थी। कुछ अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार यानी कि प्रॉपर्टी, लिबर्टी और लाइफ, ये 3 अधिकारों को लोगों तक सीमित रखा। ये लोगों तक ही रहेंगे, तभी राज्य राज्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है फंडामेंटल राइट्स की। इसीलिए भारत में भी आपको दिखता है, अगर मैं लिबर्टी की बात करूँ तो आपको आर्टिकल 19 में दिखता है, अगर लाइफ की बात करूँ तो आपको आर्टिकल 21 में दिखता है। और प्रॉपर्टी भी हमारा एक समय फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, परंतु प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है क्योंकि हमारी एक समाजवादी विचारधारा है। तो समाजवादी विचारधारा में कभी भी जमींदारी को नहीं रखा जाएगा, इसीलिए इसको हटाया गया है, राइट। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली आप अच्छा लिख पाएंगे, मेंस भी और अपने प्री को भी क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है मैग्ना कार्टा आप समझ गए होंगे, 1215 किंग जॉन्स के द्वारा दिया गया है। और फंडामेंटल राइट्स के क्यों कहलाए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल मौलिक होते हैं, बेसिक होते हैं, ये जो राज्य को सही में नियंत्रित करते हैं। अब क्वेश्चन है सर ये क्या ये राज्य को ही नियंत्रित करते हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष को भी नियंत्रित करते हैं? तो इसका आंसर है यस, ये व्यक्ति विशेष को भी नियंत्रित करते हैं। आगे है फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हमेशा याद रखिएगा ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, अर्थात क्योंकि देखो जो समाज होता है जब वो परिवर्तनशील होता है, वैसे ही जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनको भी परिवर्तनशील बनाना पड़ता है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होता है, समय समय पर इन पे चेंजेस किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एक समय पर जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं था, पर 86 अमेंडमेंट जो 2002 में किया गया उसके द्वारा अनुच्छेद 21 को आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट बन चुकी है। और वैसे ही अभी मैंने आपको बताया जैसे संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, जिसको 44वें संशोधन जो 1978 में किया गया उसके द्वारा हटा दिया गया। तो इन दोनों उदाहरण से आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं 86 अमेंडमेंट देखूं तो उसमें नया एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है, और मैं 44th अमेंडमेंट देखूं उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी कि एक फंडामेंटल राइट को हटाया गया है। तो ये घटाना और बढ़ाना ये फंडामेंटल राइट्स में किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वालिफाइड है, बिल्कुल मैंने बता दिया एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इन पे चेंजेबल हो सकते हैं, पर ये चेंज एक रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन किया चेंज कर लिया, ऐसा नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, ये राज्य के अगेंस्ट आपको बचाते हैं, राइट। जैसे आर्टिकल 21 देख लीजिए, आपका जीवन तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक उससे संबंधित कानून नहीं बनाया जाएगा। अब कानून बनाने के लिए तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि कानून क्या है, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को मारेगा तभी उसके प्राण लिए जाएंगे, अन्यथा नहीं लिए जाएंगे, राइट। और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी बिल्कुल बचाता है। अगर आर्टिकल 17 को अगर आप देखेंगे जो छुआछूत की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो अगर कोई प्राइवेट या एक व्यक्ति विशेष भी आपके साथ छुआछूत करता है तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 का अवहेलना कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आपको डायरेक्ट एक्सेस है सुप्रीम कोर्ट पे। देखिए एक केस याद रखिएगा, एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नू केस, मैं लिख देता हूँ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नू, NOOH केस, ये है 1958 का, 1958 का केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नू केस। ये क्या था, 1958 का केस है। क्या था इसमें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा है कि ऐसा है फंडामेंटल राइट्स के लिए आपने क्या करना है, ऑल दो आर्टिकल 32 में आपको ये शक्ति है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, पर आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है तो आपने पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। प्रोसीजर क्या है, पहले आप हाईकोर्ट जाइए, उसके पश्चात आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका मतलब वर्तमान में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। देखिए ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी है कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। तो आप समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आज के समय पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो मैंने कहा जा सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर तो जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर दिया है इस केस के तहत, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नूह केस 1958 का, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्टली एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल है, अंडर आर्टिकल 32।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट। कहीं पर कोई फंडामेंटल राइट्स होता है जहां पर वो उम्मीद करता है कि स्टेट हस्तक्षेप करे, जैसे बात है अनटचेबिलिटी की, आर्टिकल 17 में है, तो राज्य क्या करे? हस्तक्षेप करे उसमें। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसमें राज्य हस्तक्षेप करे, नियम बनाए। और जो नकारात्मक वे में दिखाया जा रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 बात करता है एक तरह से इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीडम की बात करता है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो इस हिसाब से, राइट। आगे देखते हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि आपके जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपकी होती है जहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ होती है, जहाँ पर आपको समानता दी जाती है, जहाँ पर आपको जीने का अधिकार दिया जाता है, जहाँ पर आपको जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर आपको एडल्ट सफरेज दिया जाता है कि आप एडल्ट सफरेज कर सकते हैं, राइट। यानी कि आपके पास आपको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा जब आपको वोट देना जाना है या कहीं ना कहीं राजनीति में शामिल होना है, तो आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये होता है आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सिंपल सा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का उदाहरण मैं दे देता हूँ। आर्टिकल 14 देख लीजिएगा, आर्टिकल 21 आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 325, 326 देख लीजिएगा। 325 में बताया गया कि जब इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 326 में बात की गई है एडल्ट सफरेज की, राइट, कि भाग लेने समय किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो 325 और 326 कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, राइट। और जस्टिसेबल हैं, बिल्कुल जस्टिसेबल हैं, ठीक है, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को स्टेट छीनता है तो आप सीधे डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा स्टेट उसे जस्टिफाई नहीं कर पाया तो फिर आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते। तो जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको बंदी बनाया जा रहा है, आपको जेल भेजा जा रहा है, तो जो राज्य है जो आपको जेल भेज रहा है, जो पुलिस है आपको जेल भेज रही है, जो न्यायपालिका है जो आपको जेल भेज रही है, उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि हाँ भाई इसने इसका मर्डर किया है तब इसको जेल भेजा जा रहा है, जस्टिसेबल है, राइट। और यहाँ पर क्लेम अगेंस्ट दी स्टेट होता है, ठीक है, कि अगर कोई राज्य कोई ऐसा काम कर देता है जिसमें किसी का फंडामेंटल राइट्स को छीनता है और जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं वो क्लेम भी कर सकता है, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स कितने ज़रूरी होते हैं हमारी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। आगे देखते हैं। अब मैंने बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो राज्य की जो शक्ति होती है उसको सीमित करते हैं। पर कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभी गलत तरीके से कुछ लड़ने लग जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो बड़ी व्यापक हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है, जैसे युद्ध हो जाता है, आपसी कम्युनल राइट्स हो गए, इस तरह की स्थिति। तो इस तरह की स्थिति में अधिकारों को अस्थायी रूप से टेम्पररी बेस में सस्पेंड कर दिया जाता है इन फंडामेंटल राइट्स को। तो पार्ट 18 में आपको पता ही है, भारत के संविधान के जो पार्ट 18 है वहां पर आपको दिखता है इमरजेंसी, आपातकाल का प्रावधान। 3 तरह की इमरजेंसी आपको बता रखी है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी बता रखी है, आर्टिकल 356 में आपको प्रेसिडेंट रूल बता रखा है, और 360 में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी बता रखी है। तो यहाँ पर अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है, चाहे कोई भी फंडामेंटल राइट्स हो। परंतु इस बात को देखते हुए ये थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो 44वां संशोधन किया जाता है 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। आई रिपीट, 44वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट, जिसके द्वारा 20 और 21 को, जो आर्टिकल 20 है जो आपको कन्विक्शन में प्रोटेक्शन देता है, दोष सिद्धि जब आप पे होती है तो उसमें प्रोटेक्शन देता है, और आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ देता है, जीने का अधिकार देता है, इन दोनों को 20 और 21 को किसी भी की तरह इमरजेंसी हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, आपके ये अधिकार छीने नहीं जा सकते। कौन से 20 और 21? तो ये किसने तय किया? ये कौन लेके आया? मोरारजी देसाई की सरकार वाया 44th अमेंडमेंट 1978। अब क्वेश्चन है कि सर इमरजेंसी के दौरान सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 नहीं छीने जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये बात अलग है अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, मार्शल लॉ तो आप जानते होंगे, मिलिट्री लॉ, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका भी अवहेलना हो जाती है, 20-21 भी छीन लिए जाते हैं आपके जब मार्शल लॉ लग जाता है। इसलिए मार्शल लॉ को कहीं भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान में तो बिल्कुल नहीं किया गया है कि मार्शल लॉ क्या होगा, कैसे होगा। बस ये बता रखा है कि मार्शल लॉ लगाया जाएगा, और मार्शल लॉ एक मिलिट्री रूल होता है और आपको पता है मिलिट्री के अपने कानून होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। परंतु संवैधानिक तौर पर याद रखिएगा, किसी भी तरह का आपातकाल है
चाहे नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 है, उसमें भी आपका 20 और 21 नहीं छीना जाएगा सिंस 1978 बिकॉज ऑफ 44th अमेंडमेंट 1978। आगे देखते हैं जो 6 राइट्स हैं आपके आर्टिकल 19 में, आपको पता ही होना चाहिए आर्टिकल 19 में आपके 6 अधिकार हैं, पहले तो 7 थे परंतु जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया गया है, तो 6 रह गए हैं। तो वो जो 6 हैं वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं इन केस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। देखिए आपका जो 352 है, आर्टिकल 352, उसमें 3 तरीके से 3 कारणों की वजह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वो 3 कारण हैं आपके एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि जो बाह्य आक्रमण होता है, मतलब स्थिति बन रही है युद्ध होने की, तो वहां पर लगाया जा सकता है, जिसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं। दूसरा होता है युद्ध, वॉर, और तीसरा होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, अंदरूनी गड़बड़ी। इन 3 आधारों पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब देखिए जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आंतरिक गड़बड़ी है, ये पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। इसका जो आपको पता ही होगा, एक शब्द के काफ़ी अर्थ निकल सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट। ईरान ने माफ़ कीजिएगा, यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, तो यहाँ पर सैंक्शन क्या हो गया, रोक लगा दी। वैसे ही मेरा बैंक में लोन सैंक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पास हो गया। तो देखिए सैंक्शन शब्द है, पर अलग अलग स्थिति में उसके अलग अलग मतलब निकल के आते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द था, इसका एक निश्चित अर्थ निकल के नहीं आ रहा था, और कानूनी रूप में ये बड़ा घातक होता है। तो अब क्या है कि इसीलिए आपने देखा होगा जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 से 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी, वो इसी कारण की वजह से लगी थी। आधार ये दिया गया था कि आंतरिक गड़बड़ी, क्योंकि इसको परिभाषित तो किया नहीं गया है, और खुद इंदिरा गांधी के कैबिनेट के लोग कहते हैं कि उस समय इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी इमरजेंसी लगाई गई। क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है, जो एक लोकतांत्रिक ढांचा होता है वो कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ हो जाता है, एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल हो जाता है। तो इसीलिए ये देखा गया, इसको संवेदनशीलता को समझा गया। इसीलिए 44वां संशोधन मोरारजी देसाई सरकार ने इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी शब्द को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन डाला, यानी कि अगर कोई विरोध हथियार उठाकर करेगा तभी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। अगर आप कैंडल मार्च करके विरोध कर रहे हैं तो किसी भी तरह से इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। तो एग्जाम वाइज आपने क्या देखा, जो शब्द है इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको बदला गया आर्म्ड रिबेलियन से, बाय 44th अमेंडमेंट 1978। अब यानी कि हमारे 352 में 3 आधार हैं वर्तमान में, सिंस 1978 आज वर्तमान में 3 आधार हैं, एक है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अब देखिए 358 क्या कहता है, 358 में भी चेंजेस किए गए। 358 में क्या चेंजेस किए गए, इसका जो 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसका स्कोप नैरो किया गया, कम किया गया, सीमित किया गया। क्या कहना चाह रहा हूं, पहले से क्या होता था, जैसे आप नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे 352 के तहत, तो 358 कहता था कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। 19 वाले सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, 352 का अगर आह्वान किया जाएगा, राइट, 352 का आह्वान किया जाएगा तो उसमें 358 कहता है, 358 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। अब 44th अमेंडमेंट में क्या कहा गया, 358 में भी एक बात जोड़ी गई है। 44th अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया है कि जो 352 में आधार है एक्सटर्नल वाले, एक्सटर्नल से मेरा मतलब है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर ये होंगे तभी आर्टिकल 19 अपने आप क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा अपने आप, अलग से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा रही है आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर, आर्म्ड रिबेलियन मतलब होता है इंटरनल होता है, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाई जाएगी तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। तो 358 क्या करता था, पहले आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि आपातकाल का आधार क्या है। अगर वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है तभी आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, और अगर आधार आर्म्ड रिबेलियन है तब आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला 358 को भी सीमित किया गया, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। पहले तो ये 7 थे, अब तो 6 रह गए, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो आर्टिकल 31 में था, इसको 44वें संशोधन से फंडामेंटल राइट से हटाकर संविधान के अन्य भाग यानी कि आर्टिकल 300A में रख दिया गया है।
राइट, ये बात आपने याद रखनी है, जो है पार्ट 12 में, पार्ट 12 300A में रख दिया गया है। और बाकी आप देखेंगे राइट टू इक्वेलिटी है आपका 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम है आपका 1922 से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका 23 से 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपका 25 से 28 से, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आपके 29 से 30 में, और जो 7वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आपका आर्टिकल 32 में। भारत के संविधान में रिट्स की जो शक्ति है वो वर्तमान में 2 संस्थानों के पास है, एक है आपके सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और एक है आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। परंतु समझने वाली बात है कि हाई कोर्ट का जो रिट्स का जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 2 to 6 में है, और मैंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भाग 2 में आते हैं। उसके हिसाब से आपको ये याद रखना है कि जो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो एक खुद फंडामेंटल राइट है। ये रिट क्या है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, पर जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अर्थात अगर आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं और हाई कोर्ट अगर आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है तो आप अपना ये अधिकार फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। परंतु सुप्रीम कोर्ट से तो हम मांग ही सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये इनका जो रिट है ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए गारंटर हम हाई कोर्ट को नहीं कह सकते, किसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे लोकतंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी में एक समस्या भी है। कहते हैं ना एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लोकतंत्र में खूबियां भी हैं, परंतु एक कमी क्या है कि जो अल्पसंख्यक हो जाते हैं उनको वो कानून मानने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। मान लेते हैं भारत में, अब जो मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर वो वास्तविकता से रिलेट करता है तो उसको आपने हाइपोथेटिकली मानना है, ठीक है, इसको बस सीखने के लिए सुनना है। अब मैं कह रहा हूँ कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 80%, 80% मानते हैं। अब सरकार बन रही है हिंदुओं की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुमत किसका, हिंदुओं का है। तो लोकतंत्र ये तो कमी है ना। अब जो 20% जो अन्य वर्ग है, अब उसको वो कानून मानने पड़ेंगे जो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि अब सरकार तो उनकी बनी नहीं रही है, वो तो केवल 20% है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सरकार उसकी बनेगी जिसके पास बहुमत होगा। अब जो 20% है, हो सकता है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, उनका नुकसान हो सकता है, राइट। इसी को कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी में ये नुकसान हो जाता है, जो कि रूसो ने दी थी। पॉपुलर सोवरेनिटी में क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, पर भारत ने कभी भी पॉपुलर सोवरेनिटी को इस्तेमाल नहीं किया। उसने कौन सी करी है, उसने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी में क्या होता है कि आपके जो अल्पसंख्यक हैं उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो, तो उनके अधिकारों को एक मौलिक अधिकार का रूप दे दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपको दिख रहा होगा कि अधिकार है, राइट। और आपको दिख रहा होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी मिलते हैं। कल्चरल मतलब होता है जो माइनॉरिटी में होते हैं उनका कल्चर खतरे में हो सकता है, कल्चर छोटा है तो वो समाप्त किया जा सकता है, मेजोरिटी के द्वारा तो नहीं, समाप्त नहीं कर सकते आप, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कुछ राइट्स हमारे ऐसे होते हैं, जैसे 3-4 को भी दे सकते हैं हम राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो होते हैं। तो इस तरह से जो राइट्स प्रिजर्व किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो लोग अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए क्या खूबसूरती है, राइट, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, मैंने अभी बताया आपको कि जो रूसो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉपुलर सोवरेनिटी का, पर भारत ने पॉपुलर सोवरेनिटी को इस्तेमाल नहीं किया है। उसका जो एड ऑन वर्जन है, उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, उसका इस्तेमाल किया है। अब आगे देखते हैं, राइट, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबिलिटी। अब फंडामेंटल राइट्स प्रीवियस वाली क्लास में जब मैंने आपको नागरिकता पढ़ाया था तो सिटीजन्स और एलियंस समझाए थे आपको, वो आप जरूर देखिएगा वाला लेक्चर। तो देखिए कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो नॉन सिटीजन्स को नहीं दिए जाते हैं। अर्थात सिटीजन के पास तो सारे ही होंगे, पर जो नॉन सिटीजन है उनके पास वो अधिकार नहीं होते हैं जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए होते हैं। जैसे 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल सिटीजन्स के लिए होते हैं, केवल सिटीजन्स के लिए होते हैं। इसलिए देखिए आर्टिकल 16 देखिए, जो हमारे वहाँ सरकारी पद होते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो हमेशा सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं। यानी कि भारत का अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, भारत का नागरिक। तो ऐसे पद हमेशा किसके लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए। और बाकी जो हैं, जो बाकी अगर आप 15, 16, 19, 29, 30 को हटा दें, बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे नॉन सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं। और जो हमारे एनिमी एलियंस होते हैं, क्योंकि मैंने कहा था नॉन सिटीजन में भी ऐसे होते हैं, एलियन होते हैं और एनिमी एलियन होते हैं। एनिमी एलियन को नहीं दिए जाते हैं। एनिमी एलियन को आपको 14, 20 और 28 नहीं दिया जाता है, इनको ये भी नहीं दिया जाता एनिमी एलियन। और एनिमी एलियन कौन होते हैं, ऐसे देश जिनसे हमारी युद्ध हुआ है या युद्ध होने की आकांक्षा है, विचारों का बहुत मतभेद है,
जैसे इंडिया पाकिस्तान, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि अब हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 12 में क्या है। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, याद रखिएगा। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अब देखिए एक केस है, उसके केस को याद रखना है आपने। ये है आपका जी टेलीफिल्म केस है आपका, जी टेलीफिल्म केस। ये केस है आपका 2005 का। इसके तहत ये उठा था कि बीसीसीआई जो है वो राज्य की सूची में आएगा या नहीं, राज्य के अंतर्गत आएगा नहीं आएगा। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो जी टेलीफिल्म केस था 2005 का, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं आएगा, बीसीसीआई जो है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। परंतु साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि जो राज्य है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, राज्य की परिभाषा एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायनेमिक है, यानी कि समय समय पर राज्य को परिभाषित किया जाना चाहिए। तो अर्थात अगर आप मुझसे पूछेंगे सर राज्य की एक संपूर्ण पूरी परिभाषा बताइए, तो इसका मेरे पास उत्तर होगा नहीं, ये समय समय पर घटता बढ़ता रहता है, राइट, और बढ़ता ही है, राइट, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी सरकार होती है वो नए नए आयोग लेके आती है, नए नए स्टैच्यूट लेके आते हैं, कानूनी निकाय लेके आती है। तो देखना पड़ता है कि ये राज्य के अंतर्गत आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने मौलिक अधिकार ज़्यादातर राज्य को नियंत्रित करने के लिए रखते हैं ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो आर्टिकल 12 में देखिए परिभाषित किया है कि राज्य में क्या क्या आएगा। तो गवर्नमेंट्स आएंगी, पार्लियामेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी, स्टेट लेजिस्लेचर्स आएंगे, लोकल अथॉरिटीज़ आएंगी, मतलब जो म्यूनिसिपलिटी पंचायत होते हैं, अदर अथॉरिटीज़ आएंगी जैसे LIC होती है, ONGC होती है, यानी कि जो सरकारी कानूनी निकाय होती हैं, स्टैच्यूट होते हैं, वो सब आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट बॉडी है वो भी आएगी अगर वो सरकार का कोई प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे आपने याद करिए, जब आधार कार्ड बनाए जा रहे थे तो HCL को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, तो उस समय HCL क्या करेगा, एज अ राज्य की भूमिका में काम करेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आता है, सर जो हमारी न्यायपालिका होती है क्या वो राज्य के डोमेन में आती है, राज्य की परिभाषा में आती है? तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको। न्यायपालिका अगर प्रशासनिक कार्य करेगी तो वो राज्य के परिभाषा में आएगी। प्रशासनिक कार्य मतलब आपको पता ही है, जो न्यायपालिका होती है, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपने स्तर की विज्ञप्तियों खुद लाती है। अगर उसमें कुछ हेरफेर की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगी, मतलब राज्य के अंतर्गत आएगी। परंतु अगर वही न्यायपालिका कोई न्याय दे रही है, कोई जजमेंट कर रही है, तो वो न्याय की माफ़ कीजिएगा, राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी। तो याद रखेगा न्यायपालिका के बारे में कि राज्य की परिभाषा में कब आती है, जब वो प्रशासनिक तौर पे काम करती है, और जब वो न्याय देने का काम करती है तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की। देखिए आर्टिकल 13 सिंपल सा है। आर्टिकल 13 क्या करता है, आर्टिकल 13 को आपने आर्टिकल 372 के साथ पढ़ना है, 372 के साथ पढ़ना है, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो 372 कहता है, आर्टिकल 372 कहता है कि जो भी पुराने कानून हैं जो भारत के संविधान लागू होने से पहले के थे, वो भारत में संविधान लागू होने के बाद लागू किए जा सकते हैं, और वो तभी लागू होने चाहिए जब वो भारत की जो संविधान की जो एक मर्यादा है, सिद्धांत है, उसके अनुरूप होने चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और आर्टिकल 13 में ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे न्यायपालिका को दी गई है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा जो है, वो शब्द पूरी प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, परंतु वो इनडायरेक्ट वे में, इम्प्लिसिट वे में हमें कहाँ दिखाई देता है, आर्टिकल 13 में। क्योंकि आर्टिकल 13 में आपको दो तरह के डॉक्ट्रिन दिखती है। एक डॉक्ट्रिन दो तरह की दिखती है। वो कौन कौन सी, एक लॉ और एक लॉ इनफोर्स, विधि या प्रवर्त विधि। लॉ इनफोर्स वो होते हैं जो पुराने कानून हैं, जो हमारे संविधान के लागू होने से पहले के हैं। जो मैंने कहा था 372 कहता है कि पुराने कानूनों को आगे लाया जा सकता है, इसीलिए आपको RBI अधिनियम 1934 दिखाई देता है, राइट। जैसे कि आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 दिखाई देता है, ये पुराने हैं ना, 1882, 1934 पुराने हैं ये। तो ये आगे इसलिए आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिकल 372, और ये हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ये जिम्मेदारी न्यायपालिका को कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 13 से। वो इन कानूनों की समीक्षा करते हैं, अगर किसी भी सेक्शन में या पूरी तरह अगर ये हमारे संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 13 में है। तो आर्टिकल 13 में क्या है, लॉ इनफोर्स, प्रवर्त विधि, पुरानी विधि जो पहले की है। और लॉ मतलब होता है, विधि मतलब होता है, विधि में ये बताया रखा है कि विधि में कौन कौन आएगा, यानी कि कानून में कौन कौन आएगा। जैसे संवैधानिक नियम आएंगे, जैसे कि संसद द्वारा बनाए गए जो अधिनियम है वो आएंगे, राज्य द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं वो आएंगे, जैसे अध्यादेश आएगा, जैसे रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस आएंगे, राइट। ये सब किस में आएंगे, लॉ की डेफिनेशन में, राइट। तो यानी कि आर्टिकल 13 को ये याद रखेगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वो न्यायिक समीक्षा करे, जुडिशियल रिव्यू करे। हालांकि इसको और उजागर किया गया केशवानंद भारती केस 1973 में।
हिस्टोरिकल केस है ये, अभी तक की लार्जेस्ट बेंच है, 13 जजेस थे इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 के द्वारा वो कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, परंतु वो मूल ढांचे को नहीं परिवर्तित कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, राइट। अब ये एक लड़ाई थी जो कहीं ना कहीं हमें एन गोपालन केस से दिखाई देती है, शुरुआत होती है, वो एक अलग चर्चा है, तो उस पर अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, आर्टिकल 13 क्या है, जो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी न्यायपालिका को देता है कि जो भी कानून है, खासकर जो प्रवर्त विधि है, लॉ इन्फोर्स हैं जो पुराने हैं, 372 के साथ आपने पढ़ना है, वो बिल्कुल हमारे संविधान के अनुरूप होने चाहिए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी को समानता। पर इसमें आपको समझने वाली बात है, इसमें दो सिद्धांत दिए गए हैं, दो डॉक्ट्रीन है इसमें। एक है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लॉ मतलब सिंगल बोला मैंने, इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये सिंगुलर है देखिए, और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यहां पर देखिए लॉस। अब इक्वेलिटी बिफोर लॉ को हम नेगेटिव बोलते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को, इसको गलत मत समझिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहां पर राज्य को देखा जाता है कि राज्य दूर रहेगा जब नेगेटिव की बात होगी, और पॉजिटिव की बात होगी राज्य हस्तक्षेप करेगा। जैसे इमेजिन करिए, बात है आरक्षण की, जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं हमारे समाज में, तो राज्य उनको आरक्षण देता है, राज्य उनके लिए खड़ा रहता है, कानून बनाता है, राइट, राज्य उनके लिए रिजर्वेशन देता है, ये सब चीज़ें। तो राज्य यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको, राज्य यहाँ पर एक हस्तक्षेप करते हुए दिख रहा है, तो इसको पॉजिटिव कहते हैं। और नेगेटिव होता है मतलब राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जैसे कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। अब राज्य ऐसा नहीं करेगा कि भैया ये दलित वर्ग से है तो उसको आरक्षण दे, इसको फांसी ना दे अगर इसने मर्डर किया, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए राज्य का इंटरफेरेंस होता है नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, यहाँ पर राज्य किसी भी तरह का कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन टू ऑर्डिनरी लॉस, नो वन इज अबव लॉ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर मर्डर चाहे रिजर्व कैटेगरी वाले व्यक्ति ने करा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी वाले व्यक्ति ने करा है, उसमें कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस राज्य नहीं देगा, तो राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्या होता है कि लॉज में आपने देखा होगा बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर से बनाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर से बनाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट, आज माफ कीजिएगा, चाहे हमारी पंचायतें, म्यूनिसिपैलिटी, उनके पास भी आजकल अधिकार हैं, वो कुछ अपने लेवल पे कानून बना लेते हैं, बाई लॉज कहते हैं जिनको। तो वो अगर इस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, एक प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो वो बना सकते हैं, उन सभी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लॉज को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, राइट, सभी लॉज को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक हमारे एवी डाइसी साहब हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था। रूल ऑफ लॉ में इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। देखो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये क्या हुआ कि कानून का शासन होना चाहिए, अर्थात कोई भी डिक्टेटरशिप, कोई भी तानाशाही नहीं होनी चाहिए, कोई भी निरंकुश शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो एवी डाइसी ने 3 सिद्धांत दिए थे। एक पहला उन्होंने दिया था रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या भारत में रूल ऑफ लॉ है? बिल्कुल है, तभी तो हम कहते हैं सर्वोपरि संविधान। हमारे वहाँ आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो कह देता है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, उसको मानती है, इसीलिए हम सर्वोच्च न्यायालय के आगे माननीय लगाते, ऑनरेबल। तो रूल ऑफ लॉ तो है हमारे वहाँ, राइट। इवन हमारे आर्टिकल 21 में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि आपका जीवन, आपकी लिबर्टी छीनी जा सकती है अगर उससे संबंधित कानून है, राइट। जैसे कि सेक्शन 64 देखते हैं बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का अगर आप सेक्शन 64 देखते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी का रेप करता है तो उस व्यक्ति को 20 साल का सजा दिया जा सकता है, 20 साल की, तो उसकी लिबर्टी जो है वो छीनी जाएगी, 20 साल तक उसे जेल में रख देंगे, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ अपराध किया है। तो कानून से ऊपर कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं कहेगा मेरी लाइफ है, ऊपर वाले ने मुझे लाइफ दी है, राज्य ने थोड़ी ना दी है लाइफ, तो राज्य मेरी लाइफ कैसे ले सकता है? लाइफ तो मुझे ऊपर वाले ने दी है, कुदरत ने दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि रूल ऑफ लॉ। दूसरा उन्होंने दिया था इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ वो भी हमारे भारत में दिखाई देता है आर्टिकल 14 में, कि कानून के समक्ष सब समान होंगे। यहाँ पर राज्य एक नेगेटिव हो जाएगा, राज्य बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि भैया कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है, उसने रेप कर रखा है या मर्डर कर रखा है तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करेगा। तो ये भी हमारे वहाँ दिखाई देता है। और तीसरा जो हमारा एवी डाइसी बताता है, वो बताता है प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर इसका तात्पर्य था कि जो क्योंकि समाज में ज़्यादा संवेदनशील होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका हर मुद्दे को देखती है और न्यायपालिका ही डिसाइड करेगी क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे समय समय पर। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपको पता है जो भारत में लोगों को अधिकार दिए जाते हैं वो संविधान में लिखे गए हैं, और हमारे वहाँ जो न्यायपालिका उसका ये कर्तव्य है कि उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करे।
तो ये जो नियम है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, वो हमारे भारत में लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट किसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है? न्यायपालिका को, और अधिकार न्यायपालिका से ही आएंगे समय समय पर वो भारत में नहीं होता। भारत में अधिकार कहाँ है? संविधान में। तो ये बात याद रखेगा। रूल ऑफ लॉ जो एविडाइसी का दिया गया है, उसमें जो 3 सिद्धांत उन्होंने दिए, उसमें से 2 ही सिद्धांत हमारे भारत में लागू होते हैं। जो तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, वो लागू नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं आर्टिकल 14 जो है उसका भी एक्सेप्शन है। देखिए क्या क्या एक्सेप्शन है। आर्टिकल 361 आपको पता है, राष्ट्रपति और जो गवर्नर है उन पे कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, उनके पद में नहीं चलेगी। अर्थात पहले उनके लिए महाभियोग चलाना पड़ेगा, उनको उनके पद से निकाला जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए तो महाभियोग चलाना पड़ेगा, तब जाकर उन पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, सिविल प्रोसीडिंग है, वो चलाई जा सकती है। अगर ये पद में है तो नहीं चलाई जा सकती, राइट। और 361 जो है ये 44वें संशोधन से आया था 1978 में। इसमें ये कहा गया था कि जैसे 361 में जो भी पब्लिकेशन होता है पार्लियामेंट में, जो भी पर्सन पब्लिकेशन करता है पार्लियामेंट में, जो भी हो रहा है, अब चाहे उसमें अच्छा हो रहा गलत हो रहा, पर वो सत्य होना चाहिए। तो अगर उसका पब्लिकेशन वो बाहर करता है तो उसको किसी भी तरह से उस पर कोई भी सिविल प्रोसीजर नहीं लगाया जाएगा उस व्यक्ति पे। अब बस शर्त है कि उसने जो डेटा लाया है उसके साथ कोई मैनिपुलेशंस ना करी हो, माल प्रैक्टिस ना करी हो डेटा में, ठीक है। अगर वो पब्लिकेशन कर रहा है कि आज लोकसभा में ये बहस हुई, लोकसभा में ये कहा गया, इस व्यक्ति ने ऐसी बात बोली, इस व्यक्ति ने शहीद भगत सिंह के बारे में गलत बोला, जैसे दिल्ली में आपको देखा ही होगा आपने, दिल्ली में शहीद भगत सिंह पे चल रहा है कि ऐसा नहीं बोलना था हमारी वहाँ की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो ये अगर सत्य में हुआ है, अंदर हुआ है और वो प्रकाशित किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति पे कोई भी किसी भी तरह का केस नहीं चलेगा, उसको छूट मिलेगी, राइट। तो ये है 361A 44th अमेंडमेंट से जुड़ा गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में आपको पता है जो हमारे 105 है, यहाँ पर MP होते हैं, और 194 में हमारे MLA होते हैं, ठीक है। MP और MLA आपको पता है क्योंकि अंदर वो कभी कभी सरकार पे काफ़ी आलोचनाएं करते हैं, कुछ ऐसी कटाश बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, पर वहाँ पर बोला जाता है क्योंकि तभी सत्य बाहर आएगा। तो उन पे भी किसी भी तरह का डिफेमेशन, सिविल रॉन्ग्स नहीं लगाए जाएंगे, ठीक। 31C में देखिए, 31C जो है, 31C में क्या है आपको पता है? 31C बेसिकली करता क्या है? 31C 39B, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लागू करते समय आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को बाईपास कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए आर्टिकल 31C जो है वो क्या करता है? 39B और C को लागू करने के लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का बाईपास किया जा सकता है। देखो यहाँ पर बाईपास किसका हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स का। 14 का देखो बाईपास हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि 39B बात करता है, वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बचाने की बात करता है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होता है उसको रोकता है वो। 39B पूंजीवाद को बचाता है, और C जो करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, यानी कि समाजवाद को आगे लाता है। तो पूंजीवाद को रोकना, समाजवाद को आगे लाना, ये 39B और C करते हैं। तो यहाँ पर 31C क्या करता है? 39B और C को लाने के लिए 14 और 19 को बाईपास कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 14 को बाईपास किया जा रहा है, राइट। तो ये है एक्सेप्शन आपके आर्टिकल 14 के, क्योंकि कानून के समक्ष जो है समानता को बाईपास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैं आ रहा हूँ आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 बात करता है कि सामाजिक स्तर पे किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 आधार दिए गए हैं, पर साथ साथ में शब्द ओनली भी लगाया गया है, केवल। यानी कि इसके अलावा अगर आप कोई और पॉइंट जोड़ देते हो तो राज्य भेदभाव कर सकता है। अर्थात अब इसको समझाने का तरीका मेरे पास एक उदाहरण है। जैसे आपको पता है कि बात होती है जब केयरिंग की, तो वहाँ पर पुरुष से ज़्यादा महिलाएं जो होती हैं वो केयरफुल मानी जाती हैं। केयरिंग नेचर ऊपर वाले ने महिलाओं को ज़्यादा दे रखा है। तो इसीलिए जब नर्स की विज्ञप्ति आती है तो वहाँ पर साफ लिखा रहता है कि नर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे वो केवल महिलाएं करेंगी। तो ऐसा नहीं कि पुरुष जो हैं वो इस तरह का अगर भेदभाव देख रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे कि भैया हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। देखो यहाँ पर सरकार क्या करती है कि यहाँ पर सेक्स के आधार पर भेदभाव कर रही है कि सिर्फ महिलाओं को बुला रही है, पर एक और जस्टिफिकेशन दे रही है, केयरिंग नेचर, राइट। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आप केदारनाथ, बद्रीनाथ जाइए तो वहाँ पर जो मुख्य पुरोहित होते हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मण होते हैं। अब यहाँ पर तो अभी हमने देखा ना, रिलीजन, रेस, कास्ट के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं होगा। रिलीजन तो कोई जो हमारे इस्लाम वर्ग के व्यक्ति हैं वो भी तो कहेंगे कि केदारनाथ की जो मेन सीट है उसमें हमें बैठाइए। पर आप देखिए यहाँ पर भी हमारे राज्य इसमें भेदभाव कैसे करता है, उसमें ये बताता है, जस्टिफिकेशन ये देता है कि आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, एक संस्कृति से जुड़ाव होना चाहिए, तभी इस पोस्ट में आप बैठ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 15 में या आर्टिकल 16 में, दोनों में ओनली शब्द लिखा गया। ओनली क्या करता है? वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है, बट वो एक रीजनिंग बेस होना चाहिए, एक तर्कपूर्ण होना चाहिए। तो ओनली शब्द का ये महत्व होता है, राइट। तो आर्टिकल 15 में भी हमें दिखाई देता है कि सामाजिक स्तर पे
और आर्टिकल 16 जो होता है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी हमें दिखाया जाता है ओनली शब्द। बस शर्त और ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 15 में 5 आधार है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और आर्टिकल 16 में 2 और आ जाता है, डिसेंट आ जाता है, वंश आ जाता है, एंड रेस, नहीं सॉरी रेजिडेंस आ जाता है। आर्टिकल 16 में 2 और आ जाता है, डिसेंट एंड रेजिडेंस के आधार पर भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर तब भी हमें दिखाई देता है जब ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट में आपको पता ही है डोमिसाइल लिया जाता है, आधार ये दिया जाता है कि जो व्यक्ति है जो नीचे काम करेगा उसको उस राज्य के कल्चर से वो ज़्यादा वाकिफ होता है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 में भी आपके एक्सेप्शंस हमें दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर SC ST को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको रिजर्वेशन का प्रावधान दिखता है। तो रिजर्वेशन दिया जाता है, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बताया था आपको, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उनको कहीं ना कहीं, और मैंने राज्य को बताया था कभी ये नेगेटिव करता है कब पॉजिटिव करता है, तो यहाँ पर राज्य को पॉजिटिव कर रहा है। राज्य क्या कर रहा है, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होता है क्लास, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे रिजर्वेशन के लिए फॉर ABC, जैसे OBC मतलब और अदर बैकवर्ड कास्ट में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था कि जो लोग इकोनॉमिकली बहुत साउंड है उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, अन्यथा OBC को 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। और ऐसे ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 103rd अमेंडमेंट के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये अमेंडमेंट आपने याद रखना है। 93rd अमेंडमेंट है OBC के लिए जो 2005 में हुआ था, और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 103rd अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। हालांकि ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखी है कि जो क्रीमी लेयर है SC ST का, उस पर भी हमने काम करना है, उस पर काम करना है सरकारों ने, पर अभी तक वो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा काम नहीं हो रहा है, राइट। अब देखिए आगे देखते हैं हम, आर्टिकल 16 मैंने बताई दी आपको, यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को स्पेसिफाई किया गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, राइट। पर भेदभाव में मैंने आपको बताया अभी कि जो रिजर्वेशन है वो आपका आर्टिकल 16 के तहत भी आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक केस देखिए, इंदिरा साहनी केस 1992। जैसे देखिए अगर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि बैकवर्ड कमीशन के लिए संविधान ने ये शक्ति राष्ट्रपति को दे रखी है कि समय समय पर जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए आयोग गठित करेगा राष्ट्रपति। ये संवैधानिक एक शर्त है राष्ट्रपति के लिए। इसीलिए हमें दिखता है 1953 में काका कलेलकर कमेटी गठित की गई थी। काका कलेलकर कमेटी गठित की गई थी 1953 में। और कहीं ना कहीं हमें दिखता है आगे चलकर 1979 में मंडल कमीशन गठित किया गया। इतने गैप के बाद मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट के कारण काफ़ी विवाद हुआ था, इसीलिए केस पहुंच गया 1992 का, जिसे हम इंदिरा साहनी केस कहते हैं, या इसको कभी कभी मंडल केस भी कह देते हैं, क्योंकि आधार तो है मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट के कारण फिर ये मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, काफ़ी विवाद हुआ था इसमें। फिर ये जो केस है इंदिरा साहनी केस, इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल आयोग ने बात की थी, जो सरकार ने मानी थी, उसकी व्याख्या करी। जैसे 27% आरक्षण की जो बात की गई थी OBC को, वो दिया गया, ये बात मंडल आयोग ने भी कही थी। क्रीमी लेयर को हटाने की बात हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। क्रीमी लेयर की बात कोई भी हमारे मंडल कमीशन ने नहीं कही थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, वो देने की बात की गई थी। और टोटल जो कोटा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो SC ST वर्ग है उसको जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट के समय मिलना चाहिए, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो कहीं ना कहीं 50% रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रूल होता है मतलब जो पुरानी विज्ञप्ति होती है, अगर वो सीट नहीं भर पाई है ना, जो रिजर्व सीट होती है, अगर वो नहीं भर पाई तो उनको आगे आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर फॉरवर्ड कर भी रहे हैं तो वो 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। पूरा जो आरक्षण का दायरा है वो 50% पूरा नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपने पुराना बैकलॉग दिखा के कह दिया कि 70%, हर साल का आपने 50% ले लिया और पिछला बदला 20% है, आप 70% आरक्षण दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए इस काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 1953 में काका कलेरकर बनाया गया था और 1979 में BP मंडल कमीशन बनाया गया था, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था 27% OBC का। फिर इसको लागू करने में हमें VP सिंह की सरकार दिख रही है। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने इसको कहीं ना कहीं कुछ क्योंकि 1992 में हमारे इंदिरा साहनी केस के बाद हमारी जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है उसने इसमें काफ़ी चेंजेस करे।
और कहीं ना कहीं जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट है उसको कहीं ना, माफ़ करना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया बाय 102nd अमेंडमेंट, जो आगे हमें दिखता है। ठीक है, पर याद रखिएगा ये जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद में मिला है, संवैधानिक दर्जा बाद में मिला है, पहले कानूनी निकाय स्टैट्यूटरी के द्वारा ये आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए, तो इसीलिए बनी थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की, एक स्टैट्यूटरी आयोग बना था जिसे आगे चलकर एक संवैधानिक दर्जा दिया गया 102nd अमेंडमेंट के द्वारा। राइट, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हमारे संविधान में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 338A को देखेंगे, 338 को देखेंगे सॉरी, वहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर SC और ST था, यानी कि इन्हीं को संवैधानिक दर्जा था, फिर इनको अलग अलग किया गया। पर आज के समय में हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर SC अलग है, नेशनल कमीशन फॉर ST अलग है और नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट अलग है। ये तीनों क्या है आज के समय में हमारे एक संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक राइट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब यहाँ पर एक सब कैटेगरीज की बात हुई थी OBC के अंदर भी, तो उसके लिए हमारे एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया था। तो याद रखिएगा आपसे एग्जाम में प्री में डायरेक्ट पूछा जाता है इनमें से कौन सी सब कैटेगरी OBC कमीशन था, तो जस्टिस रोहिणी कमीशन 2017 का। अब आता हूँ मैं आर्टिकल 17 में, जो बात करता है अनटचेबिलिटी की। देखिए मैंने कहा था ये एक प्राइवेट के अगेंस्ट भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिट ऑफ ए प्रैक्टिस इन फॉर्म, क्योंकि देखिए भारत की एक, जैसे आपने सुना होगा किसी ने कहा था कि गो बैक टू वेदास, कौन थे वो, स्वामी दयानंद सरस्वती, कहा था ना उन्होंने गो बैक टू वेदास, क्योंकि वेदों में तो कभी लिखा ही नहीं था कि छुआछूत होनी चाहिए। जब से ये लेटर वैदिक पीरियड में जब ब्रह्मनास आए थे तो वहाँ पर ये वर्ण सिस्टम को जातिबद्ध कर दिया गया था, कास्ट से जोड़ दिया गया था, इसीलिए छुआछूत शुरू हो गई थी, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। तो इसीलिए इसको बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं स्वीकारा जाएगा, क्योंकि ये एक इनह्यूमन कंडीशन है। राइट, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए इसी से संबंधित एक एक्ट पास किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, क्योंकि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसमें पूरी तरह से दंड का प्रावधान तो नहीं होता है ना, वो तो बस कहीं ना कहीं रोकता है राज्य को, ऐसी बिल्कुल हरकत नहीं होनी चाहिए, परंतु दंड का प्रावधान के लिए हमें संबंधित क्या जोड़ना पड़ता है, एक्ट, तो इससे रिलेटेड एक्ट है देखिए। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आर्टिकल 17 है वो प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट भी जारी किया जाएगा। PUDR केस 1982 में ये बात साफ की गई, ये बात याद रखेगा कि आर्टिकल 17 एक प्राइवेट के अगेंस्ट भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि हमने जो आर्टिकल 12 पढ़ा है वहाँ पर राज्य की परिभाषा है, और राज्य की परिभाषा में आपको प्राइवेट कहीं भी नहीं दिखाई देता। हाँ, ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल के बोली कि अगर कोई प्राइवेट संस्थान गवर्नमेंट का काम करेगा तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, पर जनरल वे में आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 में प्राइवेट को नहीं रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये PUDR केस में साफ कहा गया है कि आर्टिकल 17 जो है वो राज्य के अलावा प्राइवेट में भी जारी किया जा सकता है, ये बात याद रखना है। 18 है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल। अगर आप 17 और 18 को पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो लोग जिनको नीचे रखा गया था समाज में, अनटचेबल्स कहा गया था जिनको, उनको अनटचेबल नहीं बोलना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो आर्टिकल 17 हो गया। और जो लोग इस समाज के बड़े कुलीन वर्ग के लोग थे, जो राजा महाराजा कहते थे अपने आप को, अब उनके टाइटल उन्हें यूज़ नहीं करने हैं, तो उनको नीचे किया गया। तो समानता की तरफ हो रहा नहीं हो रहा, आर्टिकल 17 नीचे से ऊपर कर रहा है और 18 क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है, तो समानता ला रहा नहीं ला रहा, दोनों को अगर साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये साफ किया गया कि किसी भी तरह का टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राइट, और यहाँ पर ये भी प्रावधान किया है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो बाहर से टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और जो फॉरनर होल्डिंग ऑफिस अंडर एनी स्टेट नीड प्रेसिडेंट कंसेंट ऑफ फॉरेन टाइटल। अगर आप बाहर फॉरेन के हैं, एम्बेसी में बैठते हैं आप, और आपकी सरकार यानी कि USA का कोई फॉरेन, माफ़ कीजिएगा, USA की एम्बेसी है बाहर भारत में, और एम्बेसी में कोई बैठता है, USA का है वो, अगर वो USA उसे कोई टाइटल देता है, वो भारत में तभी अपना सकता है जब राष्ट्रपति उसको इजाज़त देंगे। और ये वैसा वर्षा भी होता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई भारत का व्यक्ति है वो बाहर बैठता है, USA की, मतलब USA में इंडियन एम्बेसी में वो बैठता है, USA में इंडियन एम्बेसी में वो बैठता है, और वहाँ पर उसे कोई टाइटल दिया जा रहा है, तो तब तक जब तक राष्ट्रपति उसको परमिट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं ले सकता। राइट, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब यहाँ पर एक केस देखिए, बालाजी राघवन केस 1996 का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था कि बात हुई थी वो भारत रत्न वाले केस की, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये ऊपर की 4 क्रोनोलॉजी मैंने बताई आपको। सबसे पहले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, क्या इनको ग्रहण किया जा सकता है और या नहीं, तो ये मुद्दा निकला था। तो 1996 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेरिडिटरी टाइटल नहीं है, ये टाइटल ऑन दी मेरिट है। ठीक है, ये कोई हेरिडिटरी टाइटल नहीं है, ये मेरिट पे है टाइटल। आपने कुछ ऐसा काम किया जिसमें आप प्रथम आए हैं तो आपको इज्जत दी जा रही है, परंतु साथ में ये भी कहा कि आप इसको प्रीफिक्स और सुफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही अपने नाम के उपसर्ग में लगा सकते हैं, ना ही प्रत्यय के रूप में लगा सकते हैं। राइट, ना आगे ना पीछे। तो याद रखेंगे केस का नाम क्या है, बालाजी केस 1996।
आगे देखते हैं। अब आगे आपका पर्सनल लिबर्टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि मैंने बार बार कहा आपको, जैसे अगर मैं बात लॉके की भी करूँ, लॉके ने भी कहा था कि 3 जो अधिकार हैं, प्रॉपर्टी, लाइफ और लिबर्टी, ये हमेशा लोगों के पास रहेगी। जिस दिन राज्य ये अधिकार आपके छीनेगा तो आप राज्य के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, हथियार भी उठा सकते हैं। तो ये बात कही थी जॉन लॉके ने, जिनका जन्म हुआ था 1632 में। तो देखिए इसीलिए हमारा जो लिबर्टी होता है वो आपके कहाँ दिया गया, आर्टिकल 19 में। तो देखिए आर्टिकल 19(1) जो है यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स की बात है। तो ए कहता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपकी जो अभिव्यक्ति करने की और जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर दी जाती है। वाक और अभिव्यक्ति कहते हैं ना, राइट। पर इसका जो एक्सेप्शन है वो 19(2) में है। वही बात होगी, मैं भारत माता की जय कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, पर मैं इसके शब्द नहीं बोल सकता। किसी की कोई गरिमा होती है वो नहीं कर सकता, क्योंकि समाज को सभ्य समाज रहने का, सब जो समाज है वो सभ्य समाज तभी रहेगा जब उसमें एक गरिमा रखी जाएगी, एक लिमिटेशन रखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर है देखिए ये सारे के सारे पॉइंट, राइट। बी का देखिए फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप असेंबल हो सकते हैं, वरना लोकतंत्र की क्या है ना, एक साथ आप सरकार के विरुद्ध आलोचनाएं कर सकते हैं, एक साथ खड़ा हो सकते हैं, राइट। पर शर्त है विदाउट आर्म्स होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आपने हथियार उठा रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपको अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, 19(1)(b) में ये बताया गया है, ठीक है। और इसके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपका होता है, जैसे आपका सीआरपीसी का धारा 144 होती है, धारा 141 होती है, जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते जब भी बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है, राइट। तो वो इसका अपवाद है। सी में देखिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे कोई भी काम आपने करना है तो एसोसिएशन के द्वारा करना है, राइट। आपने अगर कोई राजनीतिक दल बनना है तो उसकी शुरुआत भी तो एक एसोसिएशन से होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, उसकी भी तो शुरुआत एक एसोसिएशन से होती है। तो ये जो एसोसिएशन है ये हमारा एक सी में आता है। और याद रखिएगा 97th अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ था उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो आज के समय में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी। डी में देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। हाँ एक ही सूरत में रोक सकते हैं, जब बात होगी पब्लिक इंटरेस्ट की। जब याद करिए कोरोना काल था तो आपको घर में रहना पड़ा था, क्योंकि बात थी पब्लिक इंटरेस्ट की, महामारी फैल रही थी, तो इसलिए रोका जा सकता है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में आता है कि आप कहीं भी रह भी सकते हैं, रिजाइड भी कर सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं, कहीं भी आप ज़मीन भी ले सकते हैं। हालांकि इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ का अपना कल्चर होता है, वहाँ नहीं जाने देते हैं आपको। जैसे जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज़ होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको रोका जाता है, क्योंकि वहाँ पर है ना जीव जंतु की सुरक्षा के लिए होता है सारा कार्य। क्योंकि फूड साइकिल के लिए आपको कहीं ना कहीं इंसान के साथ अदर स्पीसीज़ भी चाहिए, राइट। एफ जो है वो एफ हटा दिया गया है। एफ क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी था, तो 44th अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया है, राइट। और जी जो है आपका वो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, राइट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई भी प्रोफेशन अपना सकता हूँ और मैंने कल से अपने आपको डॉक्टर कह दिया, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल होता है, डिग्री चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, इंटर्नशिप चाहिए होती है, राइट। अब आर्टिकल 20 क्या है, ये बात करता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जैसे आपको पता है कि एक होता है एक्यूज करना, एक्यूजेशन होता है, यानी कि आप पे चार्ज लगाए जा रहे हैं, उसके बाद ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद आपको दोष सिद्धि हो जाती है। न्यायपालिका क्या करती है, आपको कन्विक्ट कर देती है, दोष आपका सिद्ध हो गया आफ्टर ट्रायल। तो यहाँ पर देखिए आपको कहीं ना कहीं ऑफेंसेस से बचाने की बात की जाती है ना, यानी कि ऐसे नहीं कि आप पे कुछ भी आरोप लगा दिया, हाँ भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं एक तानाशाही को रोकता है। कैसे, सबसे पहले इसमें 3 नियम है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। जैसे आपको दंड उसी कानून का दिया जाएगा जो कानून उस तारीख को प्रिवेल कर रहा है। जैसे आज मानते हैं 9 जनवरी है, 9 जनवरी को कोई कानून अस्तित्व में है तो उसी हिसाब से मुझे पनिश किया जा सकता है, राइट। ऐसा नहीं कि कोई कानून जो है बना ही नहीं है और मुझे पनिश किया जा रहा है, या बहुत पुराना कानून है जो आज अस्तित्व में नहीं है, मुझे पनिश किया जा रहा है। हाँ भाई रॉलेट एक्ट के तहत आपको अंदर किया जा रहा है, ऐसा मुझसे कहा जा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये बात याद रखेगा, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल, नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पेनल्टी, ठीक है, उसी समय वो लॉ प्रिवेल होना चाहिए। दूसरा है नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब है अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी करी है या किसी को धोखाधड़ी करी है, उस पर 420 लगी है, 420 के तहत उसने 6 महीने का सज़ा पा ली है। अब ऐसा नहीं कि वो 6 महीने की सज़ा पा के आ गया है, पा ली है उसने 6 महीने की सज़ा, फिर उसको बुलाया जा रहा कि तुम्हें फिर 6 महीने के लिए और हम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। नो डबल जेओपार्डी, एक अपराध की एक ही सज़ा होगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जैसे पुलिस, उसके सामने जो बयान दिए जाते हैं वो आपके विरुद्ध ही अपनाए नहीं जाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है जो एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है जिसमें एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है पॉलिटिक्स से, राइट। जैसे पुलिस वाले किसी को मार मार के इन्फ्लुएंस हो गए, किसी नेता से मार मार के किसी गरीब से कह दिया कि भाई तू कबूल कर वरना तुझे मार दिया जाएगा यहाँ पर। तो वहाँ पर फिर वो बेचारे गरीब किसान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने ही मारा था,
ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि खुद की गवाही आपके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती, ठीक है। चाहे पुलिस वाले रिकॉर्ड में ले लेते हैं, पर वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको क्रॉस चेक किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। तो ये बात याद रखेगा। ये किस में है आपका? आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 क्या है आपका? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या होता है कि आपका देखिए यहाँ पर दो बातें आपको दिखाई देती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी दिखाई देता है, पर्सनल लिबर्टी भी दिखाई जाता है, कि केवल लाइफ ही प्रोटेक्ट नहीं की जाएगी, पर्सनल लिबर्टी भी आपकी प्रोटेक्ट की जाएगी। देखिए लाइफ तो जानवर के पास भी होती है ना। कभी आप रोड में जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने डॉग्स यानी कि कुत्तों को घुमाते हैं वो चेन में लेकर। कभी आपने देखा कि किसी इंसान को वो चेन में लेकर घुमा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की जो लाइफ होती है वो केवल लाइफ ही नहीं होती है, वो डिग्निफाइड भी होती है, उसमें डिग्निटी होता है, उसमें स्वाभिमान होता है, राइट। ये सब चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसे मैं कहूँगा मनिका गांधी केस। गोपालन केस और मनिका गांधी को साथ पढ़ते हैं। गोपालन केस में क्या कहा गया था? आर्टिकल 21 में लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। क्या लिखा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी कि अगर कोई प्रोसीजर बनाया जा रहा है लॉ का, उस लॉ को बनाते समय पूरे प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं। प्रोसीजर से मेरा मतलब है वो बिल लोकसभा में पास हो रहा है, राज्यसभा में पास हो रहा है, राष्ट्रपति के साइन हो गए, तो वो बिल यानी कि वो कानून सही माना जाएगा, चाहे वो नैतिकता के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहा है। तो ये था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो गोपालन केस में ऐसे ही एक लॉ के अगेंस्ट गोपालन साहब केस में चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपना जो दायरा रखा वो यही चेक करा कि प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं उस कानून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में ओके कर दिया, उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं देखा। पर जब बात मनिका गांधी केस पे आई, मनिका गांधी केस 1978, मनिका वीआईपी प्रोफाइल है भैया, गांधी परिवार से। आर्टिकल 21 का हवाला देके ये पहुंच गए कहाँ? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो मनिका गांधी का जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया गया था कानून के द्वारा, और वो कानून को चैलेंज करने वो चली गई थी। फिर पहली बार हमें दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं देगा, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कोई चेक नहीं करेगा। क्या चेक करेगा? वाइडर, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो चेक करेगा, परंतु इसके अलावा ये भी चेक करेगा क्या ये एथिकली सही है, भारत के जो संविधान का रूप है, भारत में जो स्थिति है, क्या उसके अनुरूप है या नहीं है लॉ। तो यहाँ पर पहली बार हमें दिखता है एक ट्रायंगुलर, एक गोल्डन ट्रायंगुलर का कॉन्सेप्ट दिखता है। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 14, 19 और 21, गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि आर्टिकल 21 को जब देखा जाएगा तो उसमें आर्टिकल 40 को भी समझा जाएगा, आर्टिकल 14 के साथ भी 21 को पढ़ा जाएगा, और आर्टिकल 19 के साथ भी 21 को पढ़ा जाएगा। अब देखो सिर्फ 21 में तो क्या लिखा? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, पर यह भी देखा जाएगा कि कानून कैसा है, कहीं वो भेदभाव तो नहीं कर रहा है। 19 को भी देखा जाएगा क्या वो लिबर्टी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि ये जो व्याख्या थी, इंटरप्रिटेशन था, इसको वाइडर किया गया मनिका गांधी केस से। तो मनिका गांधी केस से एक नई डॉक्ट्रिन हमें मिलती है, ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही नहीं, इसको और एलेबोरेट करके पढ़ा जाएगा, 14 और 19 के अनुसार पढ़ा जाएगा। तो यहीं से निकल के आता है गोल्डन ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए समय समय पर आर्टिकल 21 का इसी गोल्डन ट्रायंगल की वजह से समय समय पर इसमें 21 में क्या क्या आएगा वो आपको दर्शाया गया। देखा यूपीएससी 2021 में पूछा गया था ये केस, राइट टू प्राइवेसी जो है वो किसका पार्ट है? तो आर्टिकल 21 में है। कौन से केस से आया है? कि के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. पुट्टास्वामी, ठीक है। आधार कार्ड के दौरान जब आधार कार्ड बनाए जा रहे थे तो ये एक रिटायर्ड जज थे, इन्होंने पूछा कि भैया हमारी बायोमेट्रिक कहाँ ले जा रहे हो, हमारे पर राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, तो इसलिए राइट टू प्राइवेसी मिला। राइट टू मैरी, ये 2019 में पूछा गया। तो राइट टू मैरी भी क्या है? आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस वर्ष भी आप पेपर देने जा रहे हैं वहाँ पर देख लीजिए कि कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरप्रिटेशन तो नहीं किया कि आर्टिकल 21 में कौन सा नया सब्जेक्ट आया है। तो आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए 2024 में ये पूछा गया था, तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 21 है। आपको मैंने बताया कि 86 अमेंडमेंट जो था 2002 में हुआ था, उसके द्वारा जो राइट टू एजुकेशन है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में राज्य के स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों का, अर्थात क्लास 8 तक फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट के द्वारा। और 86 अमेंडमेंट ने, ये तो भाग 3 हो गया, पार्ट 3 हो गया। 86 अमेंडमेंट ने पार्ट 4 में भी कुछ चेंजेस करे और पार्ट 4A में भी कुछ चेंजेस करे। क्या करें? पार्ट 4 में तो उन्होंने आर्टिकल 45 में कुछ चेंजेस करे। यहाँ पर क्या डाल दिया, एक नया पॉइंट कि टू कवर अर्ली चाइल्डहुड 0 to 6, इसको चेंज किया था, 0 to 6 किया। और कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था 4A के रूप में, वहाँ पर 10 ड्यूटी थी, एक 11वीं ड्यूटी एक और जोड़ दी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की पेरेंट्स की टू प्रोवाइड दी एजुकेशन, यानी कि जो उनके वार्ड हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजें।
तो ये फंडामेंटल ड्यूटी किससे जुड़ी, 86 अमेंडमेंट। तो 86 अमेंडमेंट में 3 भाग में 3 पार्ट्स में चेंजेस करें, पार्ट 3 21A, पार्ट 4 45 आर्टिकल 45 और पार्ट 4A 11th फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन देखिए, इसमें 2 तरह के आपको वो डिटेंशन दिखाए जा रहे हैं। एक है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है आपने कोई अपराध कर दिया है, राइट, उसके बाद जो सज़ा होती है ना। प्यूनिटिव क्या होता है, यहाँ पर आपने अपराध कर दिया, पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल, ट्रायल के बाद आपको पनिश कर दिया गया है, पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या है ना, आपको जो सुरक्षा मिलेगी वो आर्टिकल 22 के द्वारा मिलेगी। और प्रिवेंटिव होता है, इसमें अभी आपने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, अभी अपराध नहीं किया है पर अपराध हो सकता है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, इसमें आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है, कोई आपको पुलिस आपको डिटेन करती है, तो 24 घंटे के भीतर आपको कहाँ प्रस्तुत करना होता है, नज़दीकी मजिस्ट्रेट। इसमें जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, एक्सक्लूड किया जाता है। कभी कभी पुलिस वाले इसका फ़ायदा भी ले लेते हैं, घुमाते रहते हैं, है ना। अगर किसी को हर्ट हो रखा है तो उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बाहुबली है या कोई बहुत बड़े नेता है, उनको रोक दिया जाता है कि अगर वो किसी क्षेत्र में जा रहे हैं और स्पीच दे रहे हैं, हो सकता है उसमें हिंदू मुस्लिम हो जाए, तो इसलिए रोक दिया जाता है, राइट। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि मैक्सिमम 3 महीने तक प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने क्या कहा, प्यूनिटिव में 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, और प्रिवेंटिव में मैक्सिमम 3 महीने तक आप किसी को डिटेन कर सकते हैं। और ये डिटेन उसके खुद के घर में भी होता है। ज़्यादातर प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन तो उसी के घर में होता है, राइट, जैसे राहुल गांधी जी को कर दिया गया था। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में देखेंगे आर्टिकल 23 करता है प्रोहिबिट ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख लीजिए कि ज़्यादातर फोर्स ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स में ज़्यादातर फीमेल की होती है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकता है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। तो ये अवेलेबल अगेन अगेंस्ट स्टेट भी होता है और प्राइवेट पर्सन भी होता है। ज़्यादा तो उसमें प्राइवेट पर्सन ही इंगेज होता है, नो डाउट, राइट। आर्टिकल 24 देखिए, ये है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन हैजार्डस। यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है तो कर सकता है, वो हैजार्डस इंडस्ट्री नहीं होती है। पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्कूल टाइम में नहीं होना चाहिए, राइट। जो बाल कलाकार होते हैं बच्चे, अगर आप उनको एम्प्लॉय करते हैं तो पहली कंडीशन तो है वो हैजार्डस नहीं होना चाहिए। अगर वो हैजार्डस हुआ तो वो आर्टिकल 24 का वायलेशन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में नहीं होना है, हायरिंग स्कूल टाइम में नहीं होनी है, राइट। तो ये है 24। अब देखिए, ये है आपका कहीं ना कहीं हमारे, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा देश एक सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। अब सेक्युलर शब्द तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। तो मैंने पहले भी बताया कि सेक्युलर उस समय 1950s में जब हमारा संविधान बन के आया, तो उस समय जो सेक्युलर शब्द का मतलब होता था वो धर्मनिरपेक्ष होता था। मतलब शासन प्रशासन धार्मिक गतिविधियों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर भारत में तो ऐसा हो नहीं सकता था ना, भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, धर्म को लेकर इतनी डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिज्म बुद्धिज्म जोरोएस्ट्रियन, इस तरह से, तो आपस में तो विवाद होगा ही। तो प्रशासन को तो आना ही पड़ेगा शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। इसीलिए उस समय हमने ओपनली सेक्युलर शब्द नहीं लिखा, क्योंकि वो क्या परिभाषित करता, धर्मनिरपेक्ष। परंतु हमने अपने आप को सेक्युलर रखा था, क्योंकि सबसे पहले तो आर्टिकल 1 पढ़ लीजिए आप, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने लिखा है पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, पर भारत ने क्या लिखा है, इंडिया डेट इज भारत, कुछ नहीं है इंडिया। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 25 में देखिए, अगर आपके कॉन्साइंस है, अंतरात्मा से कोई आवाज़ आ रही है कि आपने किसी धर्म को अपनाना है तो अपना सकते हैं, छूट है आपको, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने 1956 में बी आर अम्बेडकर साहब ने 1956 में बुद्धिज्म अपना लिया था। 26 देखिए, अब धर्म से जुड़े हुए जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब मैं कल सिखिज्म धर्म को अपना लूँ, राइट, तो ऑब्वियसली मैं पगड़ी पहनूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे तो मैं दोनों धर्म को एक ही मानता हूँ, हिंदुज़्म और सिखिज्म, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के झंडे पे आप देखेंगे तो माता का, दुर्गा माता का वो दिखता है पिक्चर, राइट, देखिएगा महाराजा हरि सिंह के झंडे पे। और आर्टिकल 27 देखिए, आर्टिकल 27 में क्या है कि किसी भी तरह से धर्म के नाम पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। राज्य की जिम्मेदारी है कि धर्म के नाम पे आप टैक्स लेंगे किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि राज्य का तो कोई धर्म नहीं है, तो धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। अब फीस लेना अलग बात होती है, जो आपको जब आप वैष्णो देवी जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे जो फीस ली जाती है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ली जाती है। कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो उसके लिए फीस तो बनती है ना, तो फीस अलग होता है, टैक्स अलग होता है। और आर्टिकल 28 है कि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की कोई भी जगह नहीं होती है स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। हालांकि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 में डिवाइड कर रखा है, डोंट वरी, जब आपको मेंस पढ़ाया जाएगा तो सारा पढ़ाया जाएगा,
परंतु इतना याद रखिएगा, जैसे कोई आप सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह से आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिखाई देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 29 और 30 को एक साथ पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, खासकर माइनॉरिटी के लिए है, ये है माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए है ये, राइट। मैंने कहा था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, अगर मैं पॉपुलर सोवरेनिटी को देखूं जॉन रूसो का, तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलर सोवरेनिटी में जो बहुमत में है उनका तो फ़ायदा है, पर जो अल्पसंख्यक है उनका नुकसान हो जाता। तो इसीलिए भारत में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को सपोर्ट किया गया, जहाँ पर अधिकारों को प्रिजर्व किया जाता है अल्पसंख्यकों के। तो यहाँ पर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, राइट। जैसे हमारा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 भी इसमें काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, और आर्टिकल जो 29 है और आर्टिकल 30 है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी की बात की गई है, जो भी सुविधाएं माइनॉरिटी को दी गई हैं वो अन्य को भी दी जा सकती है, वो जो मेजोरिटी में है उनको भी दी जा सकती है, क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया था कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की वजह से आर्टिकल 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही नहीं रहेगा, माइनॉरिटी तक ही नहीं रहेगा, या अन्य अदर में भी चला जाएगा, राइट। इसीलिए, और 30 में तो साफ लिखा है ऑल माइनॉरिटीज़। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के दायरे में दायरा किसका बड़ा है, आर्टिकल 29 का, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपका आ गया 32, जो मैंने कहा था ये रेट की बात करता है, और ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट के पास भी है आर्टिकल 226 के द्वारा, आपको पता ही है, राइट। पर वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अम्बेडकर कहते हैं इट इज़ एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिफाइड, ठीक है। अब पता चला फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, पर इसके लिए कोई तो संस्थान चाहिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिलाएगा। तो अगर ये नहीं होता, आर्टिकल 32 नहीं होता, तो फिर कोई फंडामेंटल राइट्स का फ़ायदा ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये जानबूझकर जो रेट है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है, राइट। और रेट्स हमारे 5 तरह के होते हैं, हैबियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अगर पुलिस वाले ने किसी को उठा लिया है और आपको दिख रहा है कि उसने गलती करी नहीं है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये रेट जारी करेगा पुलिस वालों के अगेंस्ट कि तुम जिसको तुमने उठाया हमारे सामने लाओ, ठीक है। मैंडामस होता है वी कमांड, ठीक है। वी कमांड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अथॉरिटी होती है वो जूनियर से कहती है कि हम आपको आदेश देते हैं, आपने ये काम करना है। यानी कि जब अथॉरिटी काम नहीं कर रही होती है, ठीक है, काम नहीं कर रही होती है, तब यहाँ पर जैसे मानते हैं आप कॉलेज में गए, आपकी वो डिग्री नहीं दे रहे हैं, आपको डिग्री दे ही नहीं रहे, या आपका पीएफ का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रेट जारी करवा सकते हैं। फिर अथॉरिटी को देना पड़ेगा, अगर नहीं दे रहे हैं तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। और प्रोहिबिट और सर्श्योरी जो होता है, ये हमारी न्यायपालिका में काम करता है। इसमें जो सुपीरियर कोर्ट होती है वो इन्फीरियर कोर्ट में ये रेट जारी करती है। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो जो जूनियर कोर्ट है, अगर वो कोई केस सुन रही है, अभी तक उसमें अंतिम फैसला नहीं आया है, तो हायर कोर्ट क्या करेगी, सुपीरियर कोर्ट क्या करेगी, उस केस को अपने पास ले लेगी, उससे कहेगी कि तुम ये केस को रोक दो, उसे प्रोहिबिट कहते हैं। तो प्रोहिबिट में अभी फैसला नहीं आया होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई जूनियर कोर्ट होती है, वो कभी कभी उसको पता नहीं चल पाता है, वो अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर की काम करने लग जाती है, ठीक है। ह्यूमन एरर्स आर ऑलवेज देयर, है ना। लॉ को समझना इतना आसान भी नहीं होता, कभी भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए जो सुपीरियर कोर्ट होती है वो उसको रोक देती है वहीं पर कि तुम्हारा जुरिसडिक्शन नहीं है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रोक दिया कि जो तुम केस देख रहे हो यहाँ पर व्याख्या करने की बात है, तो व्याख्या करने का अधिकार आपके पास नहीं है, वो हमारे पास है, राइट। ये व्याख्या हम ही करेंगे। और सर्श्योरी में क्या होता है, पूरा फैसला आ जाता है जूनियर कोर्ट का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्डर को क्वेश कर देता है सीनियर कोर्ट, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश कर सकता है। वही बात है, अगर पता चल रहा है कि जो इन्होंने ऑर्डर दिया था ये तो कहीं ना कहीं इनके जुरिसडिक्शन से बाहर का था, तो उसको ऑर्डर्स के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब जो ऑर्डर उन्होंने दिया होता है लोअर कोर्ट ने, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो प्रोहिबिशन और सर्श्योरी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि भैया प्रोहिबिशन में अभी फैसला नहीं आया है और सर्श्योरी में फैसला आ चुका है, ये बात याद रखना। और दोनों ही न्यायपालिका लेवल पे काम करती हैं। कोवरेंटो मतलब होता है अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अथॉरिटी से तुमने ये फैसला दिया, राइट। जैसे एक बार केस हुआ था कि किसी का पता चला वो कॉलेज में अच्छी डीन पोस्ट में थे, वो बाद में पता चला उनकी तो डिग्री फर्जी थी। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ये रेट जारी करी, तुम किस अथॉरिटी से इस पोस्ट में बैठे हो, क्योंकि उस पोस्ट की एक बेसिक क्वालिफिकेशन थी और उनकी क्वालिफिकेशन तो फर्जी थी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि कोवरेंटो रेट जारी करी जाती है, किस अधिकार से तुम यहाँ पर बैठे हो एक पब्लिक ऑफिस में, राइट। तो ये यहाँ आपके रेट 5 तरह के होते हैं। अब रेट के बारे में मैंने बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट भी जारी करता है 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, रेट जुरिसडिक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है, क्योंकि हाई कोर्ट रेट पार्ट 3 के लिए भी डाल सकता है और किसी और
राइट्स के लिए भी, किसी और पार्ट के लिए भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन में ही रिट जारी कर सकता है। तो हमने क्या देखा, ज़्यादा दायरा किसका बड़ा है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का? ऑब्वियसली हाई कोर्ट का, ये बात याद रखेगा। रिट जुरिस्डिक्शन में हमारा हाई कोर्ट बड़ा है, अदरवाइज अदर में तो सुप्रीम कोर्ट ही बड़ा है, राइट। अब आर्टिकल 33, 34, 35 देखेंगे, इसमें बस एक पार्लियामेंट को इंगेज किया, जैसे पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब सोचिए कोई आर्मी में है, अब वो कह रहा है युद्ध छिड़ गया और वो कह रहा है नहीं 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 मैं नहीं जा रहा, मेरे पास तो आर्टिकल 21 है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये सोचिए, तो अगर आप आर्म्ड फोर्सेज में जा रहे हैं तो आपके बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा डिफेंस आर्म्ड फोर्सेज ज़्यादातर पार्लियामेंट सेंट्रल लिस्ट में ही होती है, राइट। आर्टिकल 34 में क्या होता है, मार्शल लॉ अगर किसी एरिया में लग जाता है, मैंने आपको बताया भी था, मार्शल लॉ अगर किसी एरिया में लग जाता है तो वहाँ पर जो भी तबाही मिलिट्री करती है उसको इंडेमनीफाई करती है सरकारें, ठीक है। जैसे किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, तो वहाँ पर जो जिसको मारेगा, जैसे आर्मी वाले मार के चले गए ना, तो उनको किसी तरह की सज़ा नहीं होगी, उसको इंडेमनीफाई कौन करेगा? पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट उसको बचाएगी। यहाँ पर मार्शल लॉ लग गया, ठीक है। तो मार्शल लॉ में क्या होता है, आर्टिकल 21 भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। हालांकि इसको कहीं लिखा नहीं गया है पर ये रियलिटी है। प्रैक्टिकल कभी कभी कुछ और होता है, थ्योरी कुछ और होती है, राइट। और आर्टिकल 35 क्या है, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। देखिए सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी चेंजेस करना है तो वो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में यूनिफॉर्मिटी होती है। वो अधिकार जो यूनिफॉर्मिटी होती है, जैसे राइट टू लाइफ, अब राइट टू लाइफ तो हर जगह चाहिए नहीं चाहिए, राइट। तो ये चीज़ याद रखेगा। अब ये मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया था आपको, 31A सेविंग लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ, 31B, जैसे 31A क्या था, 31A लाया गया था जमींदारी को ख़त्म करने के लिए। ज़मींदारी को ख़त्म, जो एक्सेस लैंड है किसी के पास तो वो लैंड किसको दे दी जाए, वो लैंड किसी अन्य को दे दी जाए, वो है 31A। 31B क्या था आपका, जिसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया कि कोई भी लॉ बनाया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, आर्टिकल 13 को चैलेंज करने के लिए, ठीक। और 31C क्या था, मैंने बताया था 31C, 39B और 39B और 39C जो है आपके DPSP में, जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए और समाजवाद को बढ़ाने के लिए नियम थे, जो आर्टिकल 14 और 19 को बाईपास कर सकते थे, वो था 31C। तो 31C समझ गए होंगे आप ये चीज़, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो आपका ये 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, जो मैंने कहा था कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, परंतु यहाँ पर IIR कोल्ह्यू केस 2007 में इसमें साफ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप 9th शेड्यूल में भी कानून जो लॉज डालेंगे उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। और कब से होगा, 24 अप्रैल या उसके बाद से जो भी आपने लॉ 9th शेड्यूल में डाले हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। IIR कोल्ह्यू केस 2007, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ राइट्स हैं आउटसाइड पार्ट 3, कुछ राइट्स हैं हमारे, जैसे 265 में नो टैक्स एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, 300A में जो प्रॉपर्टी वाला है, 301 में फ्री ट्रेड कॉमर्स, ये सारे राइट हैं हमारे, राइट टू वोट, ठीक है। आर्टिकल 3 to 6 में क्या है, राइट टू वोट। तो ये सब आपके जो राइट्स हैं वो आउटसाइड द पार्ट 3 हैं, पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है। पर राइट्स देखिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी होते हैं, अदर पार्ट में भी होते हैं, पर वो सिर्फ राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, राइट। यानी कि ये ना जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है, जस्टिसेबल नहीं होते। अगर आपके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं आपको तो यू हैव नो अवेलेबिलिटी डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते डायरेक्टली, केवल फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन में जा सकते हैं। आगे है कनेक्शन टू UDHR, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट, DPSP एंड द प्रेम्बर रिफ्लेक्ट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन। देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं ये 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली द्वारा किया गया है ना। जनरल असेंबली आपको पता ही है, UN बनाया गया था 1945 में, तो जनरल असेंबली में ये घोषणा की गई, डिक्लेरेशन किया गया 10 दिसंबर 1948 को कि सभी देशों ने अपने अपने स्तर पे इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे वहाँ जैसे कुछ अधिकारों की उन्होंने लिस्ट दी थी, तो उसी हिसाब से अगर देखें वी आर वेरी लकी कि हमारा ऑलरेडी हमने वो अधिकार दे रखे थे। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स में मिले हैं, कुछ DPSP में मिले हैं और कुछ प्रेम्बल में मिले हैं। तो हमने पहले ही, क्योंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट की तरफ आए थे ना, हमारा संविधान जो बन रहा था वो वेलफेयर स्टेट के लिए बन रहा था, पुलिस स्टेट नहीं बन रहा था। पुलिस स्टेट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल होते हैं। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, जहाँ पर लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, लोगों के विकास के लिए काम किया जाता है। तो वी आर वेरी लकी, हमारा पहले से ही हमने बना रखा था और ऑटोमेटिकली वो 10 दिसंबर 1948 को जब आया, देखो संविधान हमारा क्या बना, 1946 से 1949 तक हमारा संविधान बना और ये डिक्लेरेशन हुआ। तो वी आर वेरी लकी कि हमने पहले ही जो हमारा प्लानिंग थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा जो नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी वो मैच कर गई, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े। तो आज हमें वो फंडामेंटल राइट, DPSP और प्रेम्बल है वो हमारा मैच करता है, अलाइन करता है किससे, UN डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो कब आया 10 दिसंबर 1948 को। अब देखिए क्रिटिसिज्म होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, जैसे एक्सेसिव लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है।
अब ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे में डाइवर्सिटी है, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, हमारे ज़्यादातर सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में नहीं है, वो डीपीएसपी के रूप में है। तो डीपीएसपी जो है वो जस्टिसेबल नहीं होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में होते हैं वो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जस्ट सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं है हमारे। नो परमानेंसी राइट, जैसे कि मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को देखना, पहले वो फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है। राइट टू एजुकेशन जो पहले फंडामेंटल राइट नहीं है, अब है, तो परमानेंसी तो नहीं है। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिल्कुल ये बात सही है। हालांकि फिर 44वें संशोधन में ये कहा गया कि 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होगा। नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, यानी कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, मनेका गांधी केस आर्टिकल 21 के लिए, आर्टिकल 21 के लिए जब संविधान सभा ने आर्टिकल 21 को जोड़ा था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से, पर मनेका गांधी केस 1978 से इसमें डॉक्ट्रिन चेंज की गई, ड्यू प्रोसेस लाया गया। ड्यू प्रोसेस मतलब जहां पर मैंने आपको बताया था गोल्डन ट्रायंगल आया 14, 19, 21। पर ये देखिए, ये जो आलोचना की जा रही है गलत है, क्योंकि समाज जब परिवर्तनशील है तो ऑब्वियसली सिद्धांत तो परिवर्तित होने चाहिए ना, वरना तो जटिलता लाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर देखिए, अब कोर्स है सर, हमें ये कोर्स कितने का पड़ेगा? देखिए, इस प्रीलिम्स के लिए आपके लिए प्रीलिम कंप्लीट कोर्स के लिए प्रीलिम लेक्चर होंगे, इसमें टेस्ट सीरीज होगी और स्टडी मटेरियल होगा, जो मात्र आपको 4,999 का पड़ेगा, जो कि 9,999 का था, पर मात्र 50% डिस्काउंट में आपको दिया जा रहा है। तो इसका फायदा लें, अवेल करें इसे। और जिन लोगों ने अच्छी खासी तैयारी करी है, जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, उनके लिए भी विकल्प है कि मात्र 1,499 में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, वेरी ऑथेंटिक। और एंड करने से पहले ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम डेडिकेटेड चैनल है आपके सीईटी पेपर के लिए, तो HSSC CET गोयला IS। और ये हमारा इंस्टेंट मैसेजेस के लिए अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप हमें पिंग कर सकते हैं। तो यहीं से मैं सेशन